क्लास 11th फिजिक्स एनसीईआरटी का चैप्टर 2 हम स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर का नेम है मोशन इन स्ट्रेट लाइन। देखो, इस चैप्टर में हम स्ट्रेट पाथ पे चलते हुए ऑब्जेक्ट के मोशन की हम स्टडी करने वाले हैं। हम मोशन क्या होता है ये भी अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये पूरे वीडियोज अच्छे से देख लिए तो हम एनसीईआरटी की एक एक लाइन समझ चुके होंगे। एक एक लाइन में क्या कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है वो हम अच्छे से जान चुके होंगे, समझ चुके होंगे। तो आप बहुत अच्छे से इन वीडियो को फॉलो करें और आप जब ये वीडियो खत्म कर चुके होंगे तो एनसीईआरटी आपकी अच्छे से कंप्लीट हो चुकी होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन। आते हैं इंट्रोडक्शन पे, और इंट्रोडक्शन में बोला गया है कि यूनिवर्स में हर एक चीज जो है वो मोशन पे है। हम चल रहे होते हैं, दौड़ रहे होते हैं, साइकिल चला रहे होते हैं, ये सब मोशन है। हम अगर सो रहे हैं तो एयर जो है वो लंग्स में अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, ये मोशन का एग्जाम्पल है। ब्लड फ्लो कर रहा है आर्टरीज और वेन्स में, ये मोशन का एग्जाम्पल है। हम अगर किसी ट्री से पत्ते गिरते हुए देख रहे हैं, डैम में वाटर का फ्लो देख रहे हैं, कोई बस है, कार है या प्लेन है, वो लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जा रहे हैं। इवन अर्थ जो है वो भी मोशन पे है। अर्थ जो है वो 24 आवर्स में अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन कंप्लीट कर लेती है और सन के अराउंड जो है वो 1 ईयर में कंप्लीट रिवॉल्यूशन कर लेती है, एक पूरा चक्कर लगा लेती है सन के अराउंड। तो सर फिर तो सन तो रुका हुआ होगा। आपने बोला यूनिवर्स में हर एक चीज मोशन पे है तो सन रुका होगा। नहीं, सन जो है वो खुद भी मोशन पे है मिल्की वे गैलेक्सी में। मिल्की वे अपनी गैलेक्सी जो है उसका क्या नाम है, मिल्की वे गैलेक्सी। उसमें सन खुद मूव कर रहा है। तो सर फिर मिल्की वे गैलेक्सी जो है वो रेस्ट पे होगी? नहीं, जो मिल्की वे गैलेक्सी है वो भी अपने लोकल ग्रुप ऑफ गैलेक्सीज में मूव कर रही है। तो यहां से एक चीज तो फर्स्ट पैराग्राफ में एक चीज क्लियर हो गई कि इस यूनिवर्स में जो कुछ है वो सब मूव कर रहा है, मोशन पे है। अब ध्यान से सुनना। तो सर मूव कर रहा है, मोशन पे है, इसका मतलब क्या है? किस चीज को हम मोशन पे कहेंगे और किस चीज को, मोशन का एक अपोजिट वर्ड है रेस्ट, किस ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पे कहेंगे? ये हमें कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है या रेस्ट पे है? तो देखो, मोशन की डेफिनेशन यहां बताई गई है। मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। सर ये ऑब्जेक्ट का मतलब क्या है? ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर, दो वर्ड हमारे जहन में अच्छे से बैठ जाने चाहिए। एक होता है ऑब्जेक्ट और दूसरा होता है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जर्वर क्या होता है? ऑब्जेक्ट। देखो, जिस ऑब्जेक्ट के बारे में स्टडी की जाती है, जिसको हम देख रहे होते हैं, जिसके बारे में हम स्टडी करते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। और जो देखने वाला है, जो ऑब्जर्व करने वाला है, उसको हम ऑब्जर्वर कहते हैं। जैसे मान लो आप दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, आपको कोई रास्ते में खड़ा हुआ बंदा देख रहा है, तो आप हो गए ऑब्जेक्ट। जिसके मोशन की स्टडी की जा रही है, जिसको देखा जा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो गया। और जो देखने वाला है, जो स्टडी कर रहा है आपके मोशन की, वो ऑब्जर्वर हो गया। तो देखो, मोशन क्या है? मोशन इज चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम। अच्छा, ये जो रेस्ट और मोशन होते हैं ना, ये ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी नहीं है, ना ऑब्जर्वर की प्रॉपर्टी है। ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों की प्रॉपर्टी है। सर क्या कहना चाह रहे हो? देखो मैं समझाता हूं। मान लो ये ऑब्जर्वर है, ये कोई ऑब्जर्वर है और यहां कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। इस ऑब्जर्वर ने इस ऑब्जेक्ट की स्टडी करनी है, मतलब ये देखने वाला है इसलिए हम इसको ऑब्जर्वर कह रहे हैं। ये स्टडी कर रहा है इसके मोशन की, तो जिसके मोशन की स्टडी की जा रही है उसको हम ऑब्जेक्ट कह रहे हैं। जो स्टडी करने वाला है उसको हम ऑब्जर्वर कह रहे हैं। मान लीजिए t इज इक्वल टू 0 पे ये ऑब्जेक्ट इस जगह पे है। t इज इक्वल टू 0 का मतलब होता है इनिशियली, स्टार्टिंग में, जब हमने देखना स्टार्ट किया कि हाँ अब से हम इसके मोशन को स्टडी कर रहे हैं, इसके मोशन का एनालिसिस कर रहे हैं, उस टाइम को t इज इक्वल टू 0 कहते हैं। अब टाइम स्टार्ट हुआ, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड हुआ, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड हुआ, 3 सेकेंड हुआ, 4 सेकेंड हुआ, 5 सेकेंड हुआ। अगर इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस ऑब्जर्वर के लिए यही रही, फिक्स रही, चेंज ही नहीं हो रही पोजीशन, पोजीशन मतलब लोकेशन चेंज नहीं हो रही है, तो ये ऑब्जर्वर कहेगा कि टाइम के साथ मेरे लिए ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, रेस्ट पे है, क्योंकि पोजीशन इसकी चेंज नहीं हो रही है। और अगर इस ऑब्जर्वर के लिए इस ऑब्जेक्ट का पोजीशन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा हो, लोकेशन बदल रहा हो, अगर ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जर्वर के रेस्पेक्ट में, इस ऑब्जर्वर को लगे कि देखो अभी तो ये यहां था, अब यहां चला गया, अब यहां चला गया, अब यहां चला गया, तो इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो
मोशन पे होगा अगर कंटिन्यूअसली ये पोजीशन चेंज कर रहा है तो। अब देखो ध्यान से समझना, मान लीजिए देखो ये एक कार है, ये कार है जो 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। ये एक दूसरी कार है ऐसा समझो आगे, वो भी 80 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चल रही है। एक बात कॉमन सेंस से बताओ मुझे, अगर दोनों कार बराबर स्पीड से चल रही हैं, सीधा रोड है उस पे चल रही हैं, तो बताओ दोनों के बीच का सेपरेशन बदलेगा क्या, दोनों के बीच की दूरी बदलेगी क्या? नहीं सर, इक्वल स्पीड से चलते हैं तो दोनों के बीच की दूरी नहीं बदलनी चाहिए, नहीं बदलती भी है। तो इसमें एक बंदा बैठा हुआ है और इसमें एक बंदा बैठा हुआ है। ये वाला जो बंदा है जो पीछे वाली कार में बैठा है वो आगे वाली कार में बैठे हुए बंदे को ऑब्जर्व कर रहा है। तो कौन ऑब्जर्वर हुआ, कौन ऑब्जेक्ट हुआ? सर पीछे वाली कार में जो बैठा हुआ बंदा है वो ऑब्जर्वर और जो आगे वाली कार में जो बैठा हुआ बंदा है वो ऑब्जेक्ट हो गया। अब मुझे बताओ इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जर्वर के लिए कैसा मोशन है? आप क्या कहेंगे? इस ऑब्जर्वर को क्या लगेगा कि ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मोशन पे है? सर देखो, इसको ये लगेगा कि मेरे से मान लो ये 30 मीटर की दूरी पे ऐसे मान लिया 30 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो थोड़ी देर अभी t इज इक्वल टू 0 है, 1 सेकंड के बाद भी 30 मीटर पे रहेगा, बिल्कुल ऐसे बताएगा कि देखो ये रहा मेरे लिए। 2 सेकंड के बाद बोलेगा कि ऑब्जर्वर बोलेगा अरे यार 30 मीटर पे अभी है, फिर अगली अगली बात बोलेगा कि 30 मीटर पे ही मेरे लिए फिर से 30 मीटर पे ही है। मतलब दोनों के बीच का सेपरेशन, दोनों के बीच की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही है। तो ऑब्जर्वर बोलेगा कि मेरे लिए ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, बट जो बाहर रास्ते में जो खड़ा हुआ बंदा है वो बोलेगा अभी तो मेरे लिए 50 मीटर पे था, थोड़ी देर के बाद कार अगर यहाँ चली गई तो मेरे लिए अब 100 मीटर पे हो गया, थोड़ी देर बाद और आगे चला जाएगा तो और मान लो 150 मीटर पे हो गया। तो ये वाला जो बाहर खड़ा हुआ बंदा जो ऑब्जर्व कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, उसके लिए इसका पोजीशन कंटिन्यूअसली बदल रहा है, कंटिन्यूअसली बदल रहा है। पहले यहां बोलेगा 30 मीटर पे, फिर 50 मीटर पे बोलेगा, 100 मीटर पे बोलेगा, 150 मीटर पे बोलेगा, तो लगातार पोजीशन उसके लिए बदल रही है, सेपरेशन बदल रहा है उसके एस्पेक्ट में। तो ये वाला ऑब्जर्वर बोलेगा कि भाई ये ऑब्जेक्ट मेरे लिए मोशन पे है। अब सुनो, ध्यान से समझना, एक ही ऑब्जेक्ट है ये आगे वाली कार में बैठा हुआ बंदा, ये पीछे वाली कार वाले बंदे के लिए तो दोनों के बीच का सेपरेशन नहीं बदल रहा, वो बोल रहा है रेस्ट पे है, पर बाहर खड़ा हुआ बंदा उसी ऑब्जेक्ट को उसी टाइम पे बोल रहा है कि मेरे लिए मोशन पे है। मतलब एक ही ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे किसी के लिए रेस्ट पे हो सकता है, बट दूसरे के लिए वो मोशन पे हो सकता है। तो अगर कोई चीज हमें रेस्ट पे लग रही है, इसका मतलब जरूरी नहीं वो रेस्ट पे हो, वो किसी दूसरे के लिए मोशन पे हो सकती है। इसलिए कहा भी जाता है कि एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। इसीलिए पहली लाइन में बोला गया है कि मोशन इज कॉमन टू एवरीथिंग इन यूनिवर्स, मतलब हर एक चीज यूनिवर्स में मोशन पे है, एब्सोल्यूट रेस्ट नाम की कोई चीज नहीं होती है। दूसरी बात जो मैंने कही कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर जो हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में अगर बोला जाएगा कि रेस्ट और मोशन है तो ये ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर दोनों की प्रॉपर्टी है। मतलब देखो, इस ऑब्जर्वर के लिए तो ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है। अब मैं अगर कहूं कि बताओ भाई ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है कि मोशन पे है, तो आप क्या कहेंगे कि सर ये तो बताओ कि कौन से ऑब्जर्वर के लिए बात हो रही है। पीछे वाली कार के लिए तो ये रेस्ट पे है, बट बाहर खड़ा हुआ बंदा जो खड़े होके देख रहा है उसके लिए ये मोशन पे है। तो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है, देखने वाला कौन है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे पढ़ लेते हैं। अब ये पोजीशन टाइम के साथ कैसे चेंज होती है इसकी हम और आगे अच्छे से बात करेंगे कि पोजीशन मतलब लोकेशन कैसे वक्त के साथ बदल रही होती है। इस चैप्टर में हम मोशन को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे, पर इसके लिए हमें वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के कॉन्सेप्ट डेवलप करने पड़ेंगे। वो कॉन्सेप्ट डेवलप करने के बाद, जब वो कॉन्सेप्ट हम अच्छे से सीख चुके होंगे, उसके बाद हम मोशन को और अच्छे से डिस्क्राइब कर पाएंगे। आगे बोला गया है कि हम जब मोशन की स्टडी इस चैप्टर में कर रहे होंगे तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन पे चल रहा होगा। वो तो सर हमें चैप्टर के नेम से ही पता चल गया था, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, हमने वहां से बात सीख ली थी कि इस चैप्टर में हम मोशन की स्टडी तब करेंगे जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे चल रहा होगा, उसका मोशन स्ट्रेट पाथ पे होगा। और ऐसे मोशन को जो स्ट्रेट पाथ पे होता है उसको हम रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है कि मोशन स्ट्रेट पाथ पे हो। रेक्टिलिनियर वर्ड आपने पहले भी सुना हुआ है लाइट चैप्टर में, जब 10th क्लास में आपने लाइट चैप्टर पढ़ा तब भी आपने रेक्टिलिनियर वर्ड सुना हुआ है। लाइट का जो प्रोपगेशन होता है वो रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन ऑफ लाइट बोलते हैं। क्यों बोलते थे रेक्टिलिनियर प्रोपगेशन? क्योंकि लाइट
स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है ना। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करेगा तो हम उसके मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहेंगे बच्चों, ठीक है। अब आगे बोला गया है कि रेक्टिलिनियर मोशन अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से हो रहा होगा, अब अगर आपको एक्सेलरेशन नहीं पता, आपको वेलोसिटी नहीं पता, तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, हम आगे यही अच्छे से सीखेंगे। तो अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हुआ, सर यूनिफॉर्म का मतलब क्या है? यूनिफॉर्म का मतलब है कि पोजीशन अगर बदल रही हो, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदल रही है बट एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा, तो पोजीशन के साथ एक जगह से दूसरी जगह पे ऑब्जेक्ट जा रहा है बट एक्सेलरेशन में चेंज नहीं हो रहा, इसको हम यूनिफॉर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म, चेंज नहीं हो रहा पोजीशन चेंज होने के साथ। एक वर्ड और होगा जिसको हम कहेंगे कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होगा टाइम के साथ कोई चीज अगर नहीं बदल रही तो हम उसको कांस्टेंट कहते हैं। और यूनिफॉर्म मतलब पोजीशन के साथ अगर चीज नहीं बदल रही तो हम उसको यूनिफॉर्म कहते हैं, ठीक है। तो जब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रेक्टिलिनियर मोशन हो रहा होगा, एक्सेलरेशन वक्त के साथ नहीं बदल रहा होगा या पोजीशन के साथ नहीं बदल रहा होगा, उस टाइम जो रेक्टिलिनियर मोशन होगा, स्ट्रेट पाथ पे चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्टडी होगी। इसके लिए हम कुछ इक्वेशंस ऑब्टेन करेंगे, उन इक्वेशन की हम स्टडी करेंगे, अच्छे से समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। सर कौन सी इक्वेशन? अब मैं आपको याद कराता हूं, 9th क्लास में ये आपने पढ़ रखा है, 9th क्लास में आपने सीखा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। कौन सी इक्वेशन सर? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, पढ़ा है ना, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ऐसे तीन इक्वेशन पढ़ी है। इक्वेशंस ऑफ मोशन कहते थे फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन टाइम, एस होता था डिस्प्लेसमेंट, याद आ रहा है कुछ, है ना। तो ये इक्वेशन ऑफ मोशन हम यहां भी डिराइव करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, इनके अलावा भी कोई इक्वेशन अगर हम डिराइव कर पाए तो करने की कोशिश करेंगे, समझेंगे, ठीक है। फिर हम फाइनली इस चैप्टर में क्या करेंगे? रिलेटिव मोशन को स्टडी करेंगे। किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के रिलेटिव नेचर की स्टडी करेंगे, मतलब रिलेटिव मोशन, एक के एस्पेक्ट में दूसरे का मोशन। जैसे मैंने बोला ना, पीछे वाली कार वाले के लिए आगे वाला रेस्ट पे है, ये रिलेटिव मोशन है, एक के एस्पेक्ट में दूसरे के मोशन की स्टडी की जा रही है, ठीक है। रिलेटिव कहते हैं उसको, आगे देखेंगे हम। रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट जो है वो हम इसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। हाँ, अगली बात देख, ध्यान से सुनना। हमारे डिस्कशन में हम ऑब्जेक्ट जो होंगे उनको, जो मोशन कर रहे होंगे, ऑब्जेक्ट जो मोशन पे होंगे, उनको पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। पॉइंट ऑब्जेक्ट मतलब, पॉइंट ऑब्जेक्ट का मतलब नाम से पता चल रहा है कि बहुत कम साइज के ऑब्जेक्ट की तरह हम उनको कंसीडर करके बात कर रहे होंगे। पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट हम उसको कंसीडर करेंगे, उसके साइज को हम नेग्लिजिबल मान लेंगे। पर कब मानेंगे ऐसा? ऐसा कब मान सकते हैं हम? ऐसा तब मान सकते हैं जब किसी टाइम ड्यूरेशन में, ध्यान सुना, कभी ड्यूरेशन ऑफ टाइम में उसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की हो उसके कंपेयर में उसका ऑब्जेक्ट का जो साइज है वो क्या हो? बहुत कम हो। तो ऐसे ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ट्रीट कर सकते हैं। क्या कहा मैंने? फिर से सुनना। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होगा कि अगर सर किसी टाइम ड्यूरेशन में ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस मान लो ट्रेवल किया उसने 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, और उस ऑब्जेक्ट, मान लो स्फेरिकल ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का जो रेडियस है वो 1 सेंटीमीटर है, तो उसका डायमेंशन बहुत कम हो गया 1 किलोमीटर के कंपेयर में। तो हम उस ऑब्जेक्ट की साइज को हम नेग्लिजिबल मान सकते हैं कि यार इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। तो पॉइंट मान के जो स्टडी हम कर रहे होंगे, पॉइंट मान के जो कैलकुलेशन कर रहे होंगे, आगे बोला भी गया है इसमें, देखो ध्यान से समझना, कि अगर हम जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें बहुत बड़ा एरर जो है वो नहीं आएगा। हम उसके साइज को नेग्लिजिबल मान के कंसीडर करेंगे और पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट मान लेंगे। बहुत बड़े एरर को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हम मानेंगे कि पॉइंट मानने के बाद वही कैलकुलेशन हो रही है, इसमें कोई एरर नहीं आ रही है। तो जैसे मैंने बोला ना 1 सेंटीमीटर उसका रेडियस है, तो 1 सेंटीमीटर रेडियस को हम पॉइंट मान सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसमें बहुत बड़ा एरर नहीं माना जाएगा, नहीं आने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब बोला गया है इन काइनेमेटिक्स, ध्यान से समझना, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या है, काइनेमेटिक्स किसको कहा जा रहा है। चैप्टर नंबर 2 मोशन इन स्ट्रेट लाइन और अगला चैप्टर मोशन इन प्लेन, ये काइनेमेटिक्स के दो पार्ट हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन। तो सर इनमें क्या खास बात है, काइनेमेटिक्स क्यों कह रहे हैं, काइनेमेटिक्स का मतलब क्या होता है? तो देखो यहां भी लिखा गया है कि अगर हम ऑब्जेक्ट के मोशन को डिस्क्राइब करें विदाउट गोइंग इनटू द कॉज ऑफ मोशन,
मोशन का कॉज क्या है उसके डिटेल में गए बिना अगर हम ऑब्जेक्ट के केवल मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, उसको हम काइनेमेटिक्स कहते हैं। कहने का मतलब इन दो चैप्टर में हम बिल्कुल भी ये जिक्र नहीं करेंगे, इसका कोई डिस्कशन नहीं करेंगे कि ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है। बट ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, मोशन पे है, अच्छी बात है। वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, क्या उसका स्पीड है, वेलोसिटी है, कितना उसका एक्सेलरेशन है, इनकी बात करेंगे। ये हमारे माइंड में नहीं आएगा कि ये ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है। तो सर फिर वो ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है इसकी बात कब करेंगे अपन? इसकी बात तब करेंगे जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर कौन सा? चैप्टर नंबर 4 पढ़ेंगे, लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे। वहां हम इस बात की स्टडी करेंगे कि ऑब्जेक्ट कब मूव करता है, क्यों मूव करता है, कितनी उसकी रफ्तार कब होगी, कितना उसका एक्सीलरेशन कब होगा। ये सारी बातें हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। और समझ आया आपको काइनेमेटिक्स का मतलब क्या समझ आया? काइनेमेटिक्स का मतलब होता है कि हम केवल ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी कर रहे हैं विदाउट गोइंग इनटू डिटेल ऑफ कॉज ऑफ मोशन। कॉज ऑफ मोशन की डिटेल में गए बिना कि ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है, केवल मोशन की स्टडी करेंगे, काइनेमेटिक्स कहते हैं। और जब हम ऑब्जेक्ट मूव क्यों कर रहा है जब इसके डिटेल में जाने लगेंगे तो उसको काइनेटिक्स कहा जाता है। बच्चों क्या कहा जाता है? काइनेटिक्स। मतलब जो लॉज ऑफ मोशन जब हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे होंगे तब उस दिन से हम काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो थोड़ा सा अगर मैं बताना चाहूं आपको तो समझना कि ऑब्जेक्ट मूव करता क्यों है, बताओ। कॉज ऑफ मोशन होता क्या है? सर फोर्स होता है। ऑब्जेक्ट पे जब फोर्स लगता है ना तो रुका हुआ ऑब्जेक्ट चल सकता है, रेस्ट पे था वो मूव कर सकता है। तो कॉज ऑफ मोशन क्या है? फोर्स। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आपने फोर्स लगाया तो ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाएगा, ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन पे आ जाएगा। और आप तो जानते हैं अगर चल रहा होगा ऑब्जेक्ट तो अगर हम फोर्स लगा देंगे तो मोशन पे जो ऑब्जेक्ट है वो रुक भी सकता है, वो अपनी डायरेक्शन भी बदल सकता है। हम फोर्स लगा के किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर मान लो ऑब्जेक्ट इस तरफ भाग रहा है, हमने इसी तरफ कोई धक्का मार दिया तो ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ जाएगी, ऑब्जेक्ट तेजी से चलने लग जाएगा, है ना। ऑब्जेक्ट की स्पीड भी कम कर सकते हैं अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा के, शेप साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे काम कौन कर सकता है? फोर्स कर सकता है। वहां हम जब लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो यहां ये वाली स्टडी हम कर रहे होंगे। ठीक है।